तो आज हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट सेकंड चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट जो कि है मनी, उसको पढ़ेंगे। जैसा कि टर्म फर्स्ट का सिलेबस हो चुका है तो हम नेशनल इनकम बाद में पढ़ेंगे और हम लोग पहले पढ़ेंगे अपना मनी चैप्टर। तो देखते हैं मनी में क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट सेकंड का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है मनी। मनी में सबसे पहले अपन को ये जानना होता है कि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर सिस्टम होता है इट रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। जैसे पिछले समय में मनी ज़्यादा चलती नहीं थी, मनी थी नहीं, तो हम लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू गुड्स के बदले गुड्स लेते थे। जैसे कि किसी को अगर चावल लेना है लेकिन उसके पास पैसे तो होते नहीं थे, तो उसके बदले वो गेहूं देकर चावल ले सकता था। उसी को हम बार्टर सिस्टम कहते थे, जिसमें डायरेक्ट बार्टर के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज का इनफ्लो और आउटफ्लो होता था। बार्टर सिस्टम जो होता था वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स होता था। तो बार्टर इकोनॉमी भी होती थी उस समय। बार्टर इकोनॉमी क्या होती थी? एन इकोनॉमी देयर इज डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की बार्टर होती थी, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हमको चाहिए एक आम और सामने वाले बंदे को ज़रूरत है जूते की, तो हम अपना आम देंगे उसे, वो हमें जूता देगा। हम उसे जूता देंगे, वो हमें आम देगा। तो इसको हम क्या कहते थे? इट इज़ ऑल्सो नोन एज कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। इसको हम कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते थे। एक कमोडिटी से सेम चीज़ लेना दूसरी कमोडिटी की विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ मनी। इंटरफेरेंस का तब मनी थी नहीं, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी बहुत थी। बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशन भी बहुत थी, जो कि गुड्स और गुड्स के बदले गुड्स मिलता था, उसकी लिमिटेशंस होती थी। तो लिमिटेशन क्या थी बार्टर सिस्टम की? सबसे पहली लिमिटेशन और बहुत बड़ी लिमिटेशन ये थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होता क्या है? मतलब बार्टर सिस्टम ऐसे काम करेगा जब बायर और सेलर दोनों रेडी होंगे एक्सचेंज करने के लिए। अगर रेडी नहीं हुए तो उनके बीच में डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड आता है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, ए को बी से राइस लेना है और बी से ए को वीट लेना है। अगर दोनों रेडी होंगे तो ही ये बार्टर सिस्टम एक्सचेंज हो पाएगा, वरना डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड आ जाते हैं। वो ए को जब कि राइस की ज़रूरत नहीं होगी तो वो राइस के प्राइस गिराएगा, तो इससे डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड आते हैं। सेकेंड लिमिटेशन और मेजर लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू। इससे आप क्या समझते हैं? जो कि बार्टर सिस्टम है, जो सारी कमोडिटी हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, वो कॉमन मीज़रमेंट लगाती हैं अपना। जो गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे अभी एग्जांपल दिया, ए को राइस लेना है बी से और बी को वीट देना है। तो ए को जब राइस लेना है और बी को वीट नहीं लेना है, बी को शूज़ लेना है, तो वो राइस की वैल्यू गिराएगा। वो सोचेगा जितने से जितना कम हो सके उतना ठीक है हमारे लिए, तो वो उसकी मीज़र वैल्यू नहीं हो पाती, कॉमन मीज़र वैल्यू नहीं है। जैसे मनी की है, अपन लोग 5 रुपये देंगे तो 5 रुपये का सामान ही मिलेगा। तो हमारा थर्ड लिमिटेशन है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? बार्टर सिस्टम के अंदर ये बहुत मुश्किल हो जाता था कि पर्सन्स अपनी चीज़ों को, अपने गुड्स को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखें। जैसे हमने आपको मैंगो दिया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बाद तो वो ख़राब ही हो जाएगा ना। बहुत सारी ऐसे गुड्स होते हैं, लाइक वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, वीट्स हैं, वो लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। तो इसी का मतलब है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर मनी होती तो ये सब होता ही नहीं, हमें जब चाहिए हम तब खरीदेंगे। और थर्ड और लास्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस ये है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज फ्यूचर पेमेंट्स के लिए और क्रेडिट के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाती थी देने के लिए। जो बोरोवर होता था उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि सेम टाइप का गुड्स कैसे वो अरेंज करके दे फ्यूचर में रिप्लेस करने के लिए, कैसे वो क्रेडिट पे मतलब उधार पे ले गुड्स।
तो इसी को हम कहते थे लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है मनी। मनी होता क्या है? मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जर्नली एक्सेप्टेबल। मनी सब कुछ है जो जर्नली एक्सेप्ट हो जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब किसी से हम एक्सचेंज करें मनी तब एक्सेप्ट हो जाती है बहुत जल्दी। मीज़र ऑफ वैल्यू, इसकी वैल्यू मीज़र हो जाती है। स्टोर वैल्यू, इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे सेविंग कर लेते हैं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट का मतलब क्या है? इसको हम क्रेडिट पर भी दे सकते हैं। तो मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जर्नली एक्सेप्टेबल। तो हम फंक्शंस देखते हैं। मनी के फंक्शंस कौन कौन से हैं? मनी के दो फंक्शन होते हैं जनरली, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम किसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। जैसे हमें 500 के चेंज चाहिए तो 500 हम देंगे किसी को, उसके बदले वो 100 के देगा या 50 के। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीज़र ऑफ वैल्यू, इसको वैल्यू को मीज़र कर सकते हैं, जैसे 500 की वैल्यू मीजरेबल है। और इसका सेकेंड फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं उसकी। सेकेंड है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट, हम उसको क्रेडिट पर दे सकते हैं, जैसे कुछ लोग क्रेडिट पर देते हैं, उसके बदले उससे इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे। तो इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वही ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई होता क्या है? मनी सप्लाई, इट रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। इसका मतलब ये है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, मनी जितनी भी है, टोटल मनी कितनी है पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है? इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये रुका हुआ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इसके मीजर्स देखते हैं क्या क्या है। मनी सप्लाई के 4 मीजर्स होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। M1 क्या होता है? करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय द पब्लिक। जो करेंसी और कॉइन होता है वो पब्लिक के पास कितना है, प्लस डिमांड डिपॉजिट जो चेक में होते हैं ऑफ कॉमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट कितना है कॉमर्शियल बैंक के पास, प्लस अदर डिपॉजिट ऑन RBI, RBI के पास अदर डिपॉजिट कितना है, उसको हम M1 कहते हैं। M2 क्या होता है? M1, जो M1 में ये सब आए हैं ये, प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, नो चेक फैसिलिटीज़। आपको पता है सेविंग बैंक में चेक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, ये होता है M2। M3 क्या होता है? M3 होता है M1, ये ऊपर M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, जो एक टाइम पर बैंक में कितना डिपॉजिट है वो होता है M3। M4 क्या होता है? M3 प्लस M3 ये प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, कितना टोटल डिपॉजिट है सेविंग्स में, सेविंग बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। तो ये होता है। आपको M2, M3, M4 कुछ नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में सिर्फ M1 है, आपको M1 अच्छे से करके जाना है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपकी मनी सप्लाई से क्वेश्चन आए, आप इसको अच्छे से करिएगा। मनी सप्लाई को बहुत अच्छे से देखिएगा, जो मैंने समझाया इतनी डेफिनेशन आप करके जाइएगा। डेफिनेशन से आ सकता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट से आ सकता है, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है बैंक।